ये जो पूरा का पूरा अरेंजमेंट है एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर रखा है लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इस पूरे के पूरे अरेंजमेंट को प्लेस कर रखा है। नाउ हो क्या रहा है, अपन यहाँ निकालना चाहते हैं मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ ड्यू टू रोटेशन ऑफ ए कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर के रोटेशन से अगर मोशनल ईएमएफ डेवलप हो रहा है तो वो कितना हो रहा है, उसकी वैल्यू क्या रहेगी, उसकी वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, वो अपन कैलकुलेट करना चाहते हैं बाय यूजिंग दिस मोशनल ईएमएफ कॉन्सेप्ट या फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब ध्यान से देखिए क्या होता है, जैसे जैसे ये कंडक्टर रोटेट करेगा, मान लो शुरुआत में ये कंडक्टर ऐसे था। ठीक है, आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है या फ्रीज है एकदम? फटाफट बताइए, चैट सेक्शन ऑन है बेटा? अटक रही है थोड़ी थोड़ी, वेट, लैग हो रहा है, लेट रिस्पॉन्स, वेट फॉर 2 मिनट्स। उसके कारण जो भी ईएमएफ इस पर्टिकुलर वायर के अंदर डेवलप होगा हम उसको चेक करना चाहते हैं। समझने के लिए आप ये देखिए कि पूरे के पूरे रीजन में एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है जिसको मैंने एक्सेस से दिखा रखा है। ठीक है, यहाँ पर जो एक्स बने हुए हैं वो क्या है, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड गोइंग इनसाइड द प्लेन। नाउ द कंडक्टर लेट अस से इट इज मूविंग विद द ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। कितने से मूव कर रहा है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ये मूव करता करता रोटेट करता जा रहा है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर फ्लक्स तो चेंज हो ही नहीं रहा। बेटा फ्लक्स चेंज होता है, इसके अंदर फ्लक्स चेंज होता है। फ्लक्स चेंज दो तरीके से हो सकता है, ध्यान से देखिए। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी डॉट ए। ठीक है, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी डॉट ए, मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट आप करवा दो तो आपको फ्लक्स मिल जाता है। अब या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करे या तो एरिया चेंज करे, दो चीजें चेंज करेंगी तो फ्लक्स भी चेंज होगा। ना यहाँ पर एरिया चेंज हो रहा है और ना ही यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, तो सर कैसे अपन डिटरमाइन करके बताएंगे? तो बेटा उसके लिए आप क्या करिए, अब ये देखिए जैसे जैसे ये कंडक्टर घूमता है, जैसे जैसे ये कंडक्टर घूमता है वैसे वैसे यहाँ पर परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड को काटता हुआ निकलता है, कट करता हुआ ऐसे रोटेट कर रहा है। जब ऐसे कट करता हुआ रोटेट कर रहा है तो ऑब्वियसली इट इज स्वीपिंग सम एरिया, ये कुछ एरिया को स्वीप कर रहा है, ये देखो। और जितना एरिया ये स्वीप करता है उतना ही यहाँ पर फ्लक्स चेंज होता है। ठीक है, तो यहां पर अपन को याद रखना है दैट ईएमएफ डेवलप्ड इन दिस कॉइल, कॉइल ना बोल करके ईएमएफ डेवलप्ड इन दिस कंडक्टर will be dependent on the area swept by the conductor, will be dependent on the area swept by the conductor। ठीक है, कंडक्टर कितना एरिया स्वीप करेगा उस पर डिपेंड करेगा कि हाँ भाई यहाँ पर कितना मोशनल ईएमएफ डेवलप होगा। अब ध्यान से देखिए, क्या इसकी रोटेशन की स्पीड हर पॉइंट पे कंडक्टर की सेम रहेगी क्या? मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं। देखिए ध्यान से, हम जानते हैं v इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है। दैट मींस लीनियर वेलोसिटी अगर इस कंडक्टर की चेक की जाए तो सबसे एंड पे लीनियर वेलोसिटी v इज इक्वल टू ओमेगा आर के बराबर होगी। बीच में अगर देखेंगे तो इसकी लीनियर वेलोसिटी थोड़ी कम होगी और सेंटर पे देखेंगे तो जीरो। ठीक है, क्योंकि आर की वैल्यू सेंटर पे तो कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो ऑब्वियसली सेंटर पे जीरो हो गई और एंड पे सबसे ज्यादा है, इसका मतलब हर पॉइंट की वेलोसिटी अलग अलग है। इसका मतलब मैं क्या करूंगा, मैं सेंटर से x डिस्टेंस की दूरी पे जाऊंगा और यहां पर एक dx एलिमेंट को चूज कर लूंगा। सेंटर से x डिस्टेंस की दूरी पे गया और एक dx एलिमेंट को चूज कर लिया। जब ये dx एलिमेंट को चूज किया तो इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, उसको मैंने मान लिया v इज इक्वल टू ओमेगा x, मान लिया v इज इक्वल टू ओमेगा x। नाउ ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, BLV। BLV, अब B की जगह तो B रहने दो, ध्यान से देखो,
जब मैं यही फॉर्मूला अप्लाई करके ऊपर रोटेटिंग कंडक्टर के लिए मोशनल ईएमएफ निकालता हूं तो मैं लिखूंगा डीई विल बी इक्वल टू बी की जगह तो मैग्नेटिक फील्ड उतना ही है, लेंथ अपन ने कितनी ली है तो डीएक्स लेंथ ली है कंडक्टर की, ठीक है। वेलोसिटी कितनी कितनी ली है तो v बराबर ओमेगा r होता है, लेकिन r तो हमने dx कंडक्टर dx लेंथ तक जहां पर एलिमेंट अपन ने चूज किया वहां तक की लेंथ तो x है, सो 28 है, वहां तक की लेंथ तो क्या है x है। तो ये लो अपन ने यहां से यहां तक एक रिलेशन निकाल दिया। अब मैं क्या करूंगा de इज इक्वल टू bx ओमेगा dx इंटीग्रेट कर दूंगा इसको, ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर दूंगा दोनों तरफ। जैसे दोनों तरफ इंटीग्रेट किया, यहां से मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं 0 से e, और राइट साइड में देखो कहां से कहां तक इंटीग्रेट करता हूं। देखिए राइट साइड dx जो है वो वेरिएबल है, दैट मींस इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू इसकी लेंथ के बराबर हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी लेंथ के बराबर हो सकती है। तो वही चीज हम यहां करेंगे, लिमिट लगा देंगे 0 से l, इस तरफ तो बन जाएगा e और इस तरफ बन जाएगा b ओमेगा x स्क्वायर बाय 2 0 से l, या फिर हम लिखेंगे b ओमेगा l स्क्वायर बाय 2। अब हम जानते हैं ओमेगा l जो है वो v के बराबर है, तो मैं यहाँ पर उठा के जैसे ही इस रिलेशन को पुट करता हूँ तो ईएमएफ का फॉर्मूला बनता है BLV by 2 एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर ए रोटेटिंग कंडक्टर। एक रोटेटिंग कंडक्टर अगर है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में और उस कंडक्टर में अगर मुझे ईएमएफ की वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, तो ईएमएफ की वैल्यू को कैलकुलेट करने का तरीका रहेगा BLV by 2। सीधी सिंपल सी बात, कोई इसमें दिक्कत वाली बात किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। BLV by 2 कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। बताइए सबको ये चीज क्लियर है कि नहीं, फास्ट। यस एवरीवन। ठीक है, सो एक रोटेटिंग कंडक्टर के लिए जो ईएमएफ का फॉर्मूला निकल के आएगा, मोशनल ईएमएफ जो डेवलप हो रही है उसका फॉर्मूला निकल के जो आ रहा है दैट इज BLV by 2 एक रोटेटिंग कंडक्टर के लिए। लेकिन एक लीनियर मोशन करते हुए कंडक्टर के लिए फॉर्मूला निकल के आता है BLV। ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब तीनों के तीनों मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ एंड वेलोसिटी तीनों एक दूसरे से क्या हो, परपेंडिकुलर हो। ये फॉर्मूले तभी आप अप्लाई कर सकते हो जब तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे, अगर नहीं होंगे तो दिक्कत वाली बात है बेटा, तब अपन अप्लाई नहीं कर सकते। किसी को भी इस टॉपिक के अंदर कोई भी डाउट है, एनी डाउट, चलिए तो इसी पे बेस्ड एक और डेरिवेशन करते हैं। हालांकि इट्स नॉट ए डेरिवेशन, जो अब नेक्स्ट टॉपिक बताने जा रहा हूँ वो डेरिवेशन नहीं है, वो है यही तरीका, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर फॉर्मूला चेंज हो जाता है। वो है तो यही सेम तरीका, लेकिन थोड़ा सा क्या है फॉर्मूला चेंज हो जाता है। तो फॉर्मूला किस तरीके से चेंज होता है अपन उसकी बात करते हैं। आइए देखिए, अभी हमने क्या लिया था, अभी हमने ऐसा कंडक्टर लिया था जिसका स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम दी सेंटर और एंड हो रहा है एकदम सर्कल के एंड पे और इस तरीके से रोटेट कर रहा है। लेकिन मान लीजिए ध्यान से देखना, डायग्राम बना रहा हूं, डायग्राम से ये चीज और अच्छे से क्लियर हो सकती है, ठीक है। डायग्राम बना रहा हूं, डायग्राम से ये चीज क्लियर हो जाएगी। हमने क्या किया, इस तरीके से एक कंडक्टर ले लिया। अब ये जो कंडक्टर लिया है ना, इसकी पूरी लेंथ नहीं है, ये सेंटर से स्टार्ट नहीं होता, ये इसकी लेंथ शुरुआत होती है ए रेडियस से और खत्म होती है बी रेडियस पे। समझ में आ रही है बात, मतलब ये पूरा सेंटर पे नहीं है, ये ए रेडियस से शुरू होता है बी रेडियस पे खत्म हो जाता है, रोटेट ओमेगा से ही कर रहा है, रोटेट ओमेगा से ही कर रहा है। तो हम करेंगे क्या, करेंगे हम यहाँ पर ये कि भाई फ्रॉम दिस सेंटर आप एक x डिस्टेंस मानोगे और उस x डिस्टेंस पे एलिमेंट मान लोगे dx और उस x डिस्टेंस पे एलिमेंट मान लोगे कितना, dx। अब इस dx एलिमेंट पे आपने क्या किया, वेलोसिटी निकालने की कोशिश की इसकी, तो वेलोसिटी क्या होगी, ओमेगा x के बराबर होगी। वही सेम अड़ंगा है पहले जो किया था, EMF DE विल बी इक्वल टू B, L की जगह पे हम रख देंगे dx और V की जगह पे हम रख देंगे ओमेगा x।
दोनों तरफ हम करेंगे इंटीग्रेट, इंटीग्रेट यहां पर हो जाएगा 0 से e और राइट साइड पे हो जाएगा, देखिए x इज द वेरिएबल, तो x कहां से कहां तक वेरी करता है, a से b तक वेरी करता है. So in this equation the formula becomes e minus 0 is equal to b small b square minus a square by 2 and omega. So यहाँ से मेरे पास EMF का फॉर्मूला आ गया b ओमेगा b square minus a square by 2, b ओमेगा b square minus a square by 2, ये फॉर्मूला निकल के आ गया मेरे पास. ठीक है, तो फॉर्मूला थोड़ा सा यहाँ पर क्या है, चेंज है. चेंज किस तरीके से है, क्योंकि यार यहाँ पर जो कंडक्टर था दैट कंडक्टर इज नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्ट, मतलब ठीक है सेंटर से वो स्टार्ट नहीं करता, वो ए पॉइंट से स्टार्ट करता है बी पॉइंट पे एंड कर जाता है. ठीक है, ए रेडियस से स्टार्ट करता है बी रेडियस तक एंड कर जाता है, इस तरीके का मेरे पास कंडक्टर है. रोटेट कर रहा है ओमेगा वेलोसिटी से, तो रोटेट कर रहा है, रोटेट करते समय तो ऑब्वियसली वो फ्लक्स को डेवलप करेगा. कैसे डेवलप करेगा, ये देखिए ध्यान से, कुछ देर बाद ये रोटेट होता हुआ यहाँ कहीं पे पहुंचा और इसने कुछ एक एरिया स्वेप्ट कर लिया. जितना एरिया स्वेप्ट कर लेता है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पर मोशनल ईएमएफ डेवलप हो जाए. ठीक है, फटाफट बताएं सारे बच्चे यहाँ तक सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हैंड राइज करके फास्ट टेल मी एवरीवन. चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया है, वेरी गुड. आइए, हमने क्या देखा, हमने मोशनल ईएमएफ देखा, मोशनल ईएमएफ किस तरीके से डेवलप होता है. ठीक है, किस तरीके से लीनियर कंडक्टर में, रोटेटिंग कंडक्टर्स में. ठीक है, ये फॉर्मूले जो है ये फॉर्मूले ही आपको डायरेक्टली याद रखते हैं, डेरिवेशंस डायरेक्टली याद नहीं करना है, क्योंकि डेरिवेशंस आपके नहीं आएंगे. आपका फर्स्ट बुक जो है दैट इज ओनली कमिंग इन योर टर्म फर्स्ट. ठीक है, टर्म फर्स्ट के अंदर वही आ रहा है. ठीक है, टर्म फर्स्ट के अंदर जब फर्स्ट बुक ही आ रही है और टर्म फर्स्ट तो होना ऑब्जेक्टिव है, तो क्यों डेरिवेशंस हम लोग याद करेंगे. बार बार मैं आपको ये सेम चीज बता रहा हूँ, इस चीज का ध्यान रखें. मोशनल ईएमएफ के बारे में बात हो चुकी है, अब अपन चलते हैं आगे और आगे इस चैप्टर में एक नए फिनोमेना के बारे में बात करते हैं. ध्यान से देखिए, मेरे को तुम लोग सोच के बताओगे, हालांकि ये कोई नया टॉपिक नहीं है. ठीक है, मेरे को तो लेकिन तुम लोग सोच के बताना यहाँ पर होगा क्या. ये देखिए, ये एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक कॉन्सेप्ट है, डिस्कशन है, ऐसे समझिए. ठीक है, अब इस कंडक्टर में क्या हो रहा है ध्यान से देखना. ये मैग्नेटिक फील्ड थी, उसके अंदर मैंने एक लूप रखा हुआ है, एक ये रखा हुआ है और एक ये रखा हुआ है. एक ट्रायंगुलर लूप है और एक सर्कुलर लूप है, दो लूप्स है मेरे पास. मैं जैसे जैसे इस सर्कुलर लूप को क्या करता हूँ, किसी वेलोसिटी से ना बाहर की तरफ लेकर आना शुरू कर देता हूँ. मैं इस सर्कुलर लूप को मैग्नेटिक फील्ड के बाहर लाना शुरू कर रहा हूँ. ठीक है, और सिमिलरली मैं इस ट्रायंगुलर लूप को भी किसी वेलोसिटी के मदद से इस मैग्नेटिक फील्ड के बाहर लाना शुरू कर रहा हूं. तो B इज द मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज प्रेजेंट हियर. B क्या है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है और एक सर्कुलर लूप है और एक ट्रायंगुलर लूप है. मेरा क्वेश्चन ये है, सर्कुलर लूप एंड ट्रायंगुलर लूप जब इस मैग्नेटिक फील्ड को एग्जिट करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा ऑब्वियसली. पहली बात तो किस तरीके से चेंज होगा, क्या इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. अब जो वो फ्लक्स है क्या वो कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है कि कांस्टेंट रेट से डिक्रीज हो रहा है, ये मेरा सवाल है. तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं. ठीक है, पहले तो आपको बताना है कि फ्लक्स का चेंज कैसा है. ठीक है, ये तो नंबर 1 है. फिर नंबर 2 बताना है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के बारे में, और फिर इसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे. कौन सोच के बता सकता है कि फ्लक्स का चेंज कैसा है, कॉइल नंबर फर्स्ट एंड कॉइल नंबर सेकेंड. सोच के बताओ बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर ये चीज सोच ली ना तो दिमाग के धागे खुल जाएंगे सारे. तो धागे खोलना बहुत जरूरी है. जब तक इमेजिन नहीं होगा तब तक पढ़ने का कोई फायदा नहीं है. यस, कौन बता सकता है. दीपेंद्र, मयंक, महक, पलक.
सान्या, तन्मय, उत्कर्ष, हैंड रेज हुआ है। तन्मय यस बताओ। सर डॉट में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। पहले क्या क्या होगा मेरे को बताओ। सर जैसे जैसे क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जाएंगे तो सर डॉट में प्रोड्यूस होगी, तो सर एंटी क्लॉकवाइज करंट प्रोड्यूस होगा, तो सर मेरे मुझे हिसाब से तो करंट से कांस्टेंट। मतलब नहीं है, मैं तो ये पूछ रहा हूँ फ्लक्स चेंज और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या है। फ्लक्स चेंज कैसा होता है, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। वॉइस नहीं आ रही है बेटा। कुणाल डाका। यस सर। सर फ्लक्स डिक्रीज होगा सर इसमें कॉन्स्टेंटली जैसे जैसे बाहर जाएगा। सही बात। लेकिन ये जो डिक्रीजिंग का रेट है, ये जो डिक्रीजिंग का रेट है, इसमें कोई चेंज है क्या? क्या सर? डिक्रीजिंग का जो रेट है, क्या उसमें कोई चेंज है? क्या नो रेट सर। इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, एज एनीथिंग? वो तो नहीं है, कुछ तो आंसर है बेटा, कुछ तो आंसर है, वही तो सोचना है। सुयश। डिक्रीजिंग का रेट कांस्टेंट है सर। डिक्रीजिंग का रेट कांस्टेंट है, बाय? नहीं सर, कांस्टेंट नहीं है सर। डिक्रीजिंग का रेट कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि वो जैसे जैसे टाइम जाता जा रहा है वो अपने आप क्या है, डिक्रीज होता जा रहा है। सही बात है। इंक्रीजिंग फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, ये तो सबको क्लियर है। मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिक्रीजिंग, दैट इज क्लियर, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तन्मय, मैग्नेटिक फ्लक्स कॉन्स्टेंटली डिक्रीज नहीं होगा क्या? क्यों नहीं, सर क्यों डी होता फाइव है? बाई डी टी माइनस का डी फाइव बाई डी टी होता है, तो सर टाइम के साथ सर कॉन्स्टेंटली डिक्रीज होना चाहिए। कॉन्स्टेंटली डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन ध्यान से समझना, मैं यहाँ पर दो केस बनाऊंगा। जब ये सर्कुलर पार्ट बाहर निकलेगा, ध्यान से देखो, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकला तो शुरुआत में सिर्फ इतना पोर्शन बाहर निकला, समझ लो, ठीक है। अब थोड़ी देर बाद इतना और पोर्शन बाहर निकल गया, सही है। फिर देखो थोड़ी देर बाद आधा सर्कल बाहर निकल चुका होगा, तो और थोड़ा सा पोर्शन बाहर निकल गया। मतलब जैसे जैसे ये सर्कल बाहर निकलता जा रहा है, ये सर्कुलर लूप इस 90 फील्ड को एग्जिट करता जा रहा है, वैसे वैसे जो एरिया है, जो जो चेंज इन एरिया है, वो तो बढ़ता जा रहा है। भाई पहले कम एरिया बाहर निकला, फिर ज्यादा एरिया बाहर निकला, फिर और ज्यादा एरिया बाहर निकला, इसका मतलब जो चेंज इन फ्लक्स है वो खुद बढ़ रहा है, इसका मतलब जो रेट है वो बढ़ रही है। लेकिन जैसे जैसे हाफ सर्कल बाहर निकल चुका होगा, उसके बाद अब वापस से रेट डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। समझ पा रहे हो? ये समझना बहुत जरूरी था। फ्लक्स डिक्रीजिंग नेचर का है, बिल्कुल सही बात है। फ्लक्स डिक्रीजिंग नेचर का है, बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि जब ये मैग्नेटिक फील्ड से ये सर्कुलर कॉइल बाहर की तरफ ऐसे परपेंडिकुलरली निकल रहा होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड पहले बहुत ज्यादा थी, इसमें बाहर निकल जाएगा तो कम हो जाएगी, दैट मींस फ्लक्स इज डिक्रीजिंग। अब फ्लक्स किस रेट से डिक्रीज हो रहा है, वो सवाल यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट। ट्रायंगुलर के अंदर देखो, ट्रायंगुलर के अंदर, अब सर्कुलर के अंदर अपन ने देखा पहले फ्लक्स का डिक्रीजिंग रेट बढ़ रहा था और फिर कम हो रहा था। ट्रायंगल वाले केस में बढ़ेगा ही, बढ़ेगा क्यों? क्योंकि पहले ट्रायंगल का थोड़ा सा पोर्शन बाहर आया, फिर ट्रायंगल का थोड़ा और पोर्शन बाहर आया, फिर ट्रायंगल का थोड़ा और पोर्शन बाहर आया, दैट मींस जो एरिया एसोसिएटेड है वो बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। तो चेंज इन फ्लक्स जो है दैट उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, डिक्रीजिंग है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज है, ठीक है। ये चीज यहाँ पर अपन को समझना बहुत जरूरी थी। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये एग्जांपल के फॉर्म में। आप जहां पर हमारा ये फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दे रखा है, उसके पास ये क्वेश्चन भी दे रखा है। आप इस क्वेश्चन को घर पे पढ़िए बहुत अच्छे से, ठीक है। ये क्वेश्चन को पढ़िए बहुत अच्छे से, क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड ने ना बहुत बार पूछा हुआ है, और इस चैप्टर में फेवरेट सवाल बनता है बोर्ड का ये, ठीक है। कई बार ये जेईई मेंस में भी पूछा जा चुका है, कई बार पूछा जा चुका है। प्रीवियस ईयर उठा के देख लेना, अलग अलग फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन मिलेगा सर, ठीक है। तो आप ये चीज का ध्यान रखें। हमारा जो पर्टिकुलर फंडा है, हम करना क्या चाहते हैं यहाँ पर, हम ये देखना चाहते हैं कि यार फ्लक्स में चेंज हो तो रहा है, लेकिन उसका चेंज जो है वो किस रेट से हो रहा है। क्या वो इंक्रीजिंग रेट से है
क्या वो डिक्रीजिंग रेट से एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए तो आपको आई थिंक यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। अगर सबको ये चीज क्लियर हो जाती है तो एक बार एंड्रेस करके बताओ भाई फटाफट। अगर सबको यहां तक क्लियर हो जाता है तो एक बार एंड्रेस करके बताइए। चलिए, बहुत बढ़िया चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इस चैप्टर में। ऐसा समझिए आज अपन ने 60% चैप्टर जो है ना वो कंप्लीट कर दिया है। हमने लेंज लॉ पढ़ लिया, हमने फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद हमने मोशनल ईएमएफ पढ़ लिया। अब हमारे पास जो टॉपिक आता है नेक्स्ट, दैट इज नोन एज इंडक्टेंस। हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज नोन एज इंडक्टेंस। एडी करंट्स भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। कौन मुझे बता सकता है क्लास के अंदर इंडक्टर क्या होता है? कोई किसी ने कभी तो सुना होगा, आप लोग तो पढ़ते रहते हो उधर उधर। इंडक्टेंस क्या होता है, इंडक्टर क्या होता है? What do you mean by inductor? ये इंडक्टर का मतलब क्या है, कौन बता सकता है? देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, किसी भी सर्किट का रेजिस्टेंस कितना होता है उसको निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला होता है R प्रोपोर्शनल L बाई A, या फिर हम बोलते हैं R इज इक्वल टू रो L बाई A। सभी जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो L बाई A। रो क्या होता है, रजिस्टिविटी होती है, सभी जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है। लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, किसी को समझाने की कोई जरूरत नहीं है, सबको आता है। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछ ले कि सर आपके पास कॉइल थी, ये लो थी, आप इस कॉइल के पास क्या करते थे, मैग्नेट लेकर आते थे, ये लो लेकर आ गए। सर जब आप मैग्नेट लेकर आते थे तो फ्लक्स चेंज होता था, मैं कहता हूँ बिल्कुल होता है। और सर जब फ्लक्स चेंज होता है तो यहाँ पर ईएमएफ बनता है, मैं बोलता हूँ बिल्कुल होता है। सर फ्लक्स चेंज हुआ ईएमएफ बना, फ्लक्स चेंज हुआ ईएमएफ बना, फ्लक्स चेंज हुआ और ईएमएफ बना, दैट मींस यहां पर सर कुछ ना कुछ ईएमएफ बन रहा है। लेकिन ये जो ईएमएफ है क्या हर कॉइल में सेम बनेगा क्या? क्या हर कॉइल में ये ईएमएफ सेम बनेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। हर कॉइल में ये ईएमएफ सेम नहीं बनता, ठीक है। हर कॉइल में ये ईएमएफ सेम नहीं बनता, और हर कॉइल के अंदर इसकी वैल्यू, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू डिफरेंट रहती है। अब यार हर कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू अगर डिफरेंट डिफरेंट रहेगी तो पता कैसे लगाएंगे सर? तो एक क्वांटिटी आ जाती है विच इज नोन एज इंडक्टेंस। जैसे रजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस बताता है कितना करंट रोका जा सकता है, वैसे इंडक्टेंस मुझे क्या बताएगा कि एक पर्टिकुलर सर्किट के अंदर कितना ईएमएफ या कितना करंट इंड्यूस किया जा सकता है, कितना ईएमएफ या कितना करंट इंड्यूस किया जा सकता है, दैट इज नोन एज इंडक्टेंस। सो आई थिंक यहां तक आपको बात क्लियर हुई होगी कि इंडक्टेंस का मतलब क्या है। हालांकि इसको शुरू अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन मैं एक बेसिक जिस्ट दे देना चाहता था कि आपको नेक्स्ट क्लास में देखने में इसकी दिक्कत ना हो। बताइए सबको ये चीज क्लियर हुई कि नहीं? यस सर। आज की क्लास में अपन इतना ही करेंगे, किसी को कोई डाउट है तो इसके बाद पूछ सकता है, अनम्यूट फैसिलिटी दे रहा हूँ, अदरवाइज खत्म करते हैं।